नमस्कार। इस वीडियो में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र में टी.एस. इलियट के परंपरा सिद्धांत और उनके निर्वैयक्तिकता सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। मैं इस वीडियो में उदाहरणों के माध्यम से बहुत ही सरल और आसान भाषा में इन दोनों सिद्धांतों को आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं परंपरा सिद्धांत को। परंपरा सिद्धांत को जानने से पहले मैं आपको टी.एस. इलियट का संक्षिप्त परिचय बता देता हूँ। टी.एस. इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टर्न्स इलियट। इलियट का संबंध नई समीक्षा आंदोलन से है और उनके विचार नवशास्त्रवाद यानी नियो क्लासिज्म में शामिल किए गए हैं। इन्होंने प्रमुख रूप से निर्वैयक्तिकता सिद्धांत, परंपरा सिद्धांत और वस्तुनिष्ठ सहसंबंध, जिसे वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, इसे दिया। इनकी रचना का नाम है दी वेस्टलैंड और इन्हें सन 1948 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए परंपरा सिद्धांत को आपको बताता हूँ। अज्ञेय अपने त्रिशंकु में संकलित अपने निबंध में लिखते हैं कि परंपरा के विरुद्ध हमारा अगर कोई विरोध हो सकता है तो यही हो सकता है कि हम अपने आप को परंपरा के आगे जोड़ दें। परंपरा सिद्धांत में टी.एस. इलियट परंपरा और विरासत के बीच अंतर बताते हैं। वे बताते हैं कि परंपरा और विरासत दो अलग अलग संकल्पनाएं हैं। परंपरा जो हम अर्जित कर सकते हैं, जिसका अर्जन किया जा सकता है। विरासत पैतृक रूप से मिलता है। हमारे पास जो भी धन दौलत जायदाद हमारे मिलते हैं, पैतृक संपत्ति, वो हमें विरासत में मिलता है। लेकिन कोई जो स्किल है वो हम परंपरा के माध्यम से सीखते हैं। उसको हम अपने पूर्वजों से, वो हमें विरासत में नहीं मिलता, हम उसे सीखते हैं। तो इस प्रकार वे बताते हैं कि परंपरा और विरासत दो अलग संकल्पनाएं हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम हिंदी साहित्य में देखें तो प्रेमचंद बहुत बड़े साहित्यकार हुए। इनके बेटे हुए अमृत राय। इन्होंने भी हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अमृत राय के बेटे हुए आलोक राय, जो अभी अंग्रेजी साहित्य में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे पीढ़ी दर पीढ़ी इनके वंश में लेखक है। लेकिन क्या हम इसे परंपरा कह सकते हैं या यह विरासत है? तो यह विरासत नहीं है, यह परंपरा है। प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने लिखना सीखा, अर्जन किया, वह अपनी कला का अर्जन किया उन्होंने, और तब वो लेखक हुए। अगर वो नहीं सीखते तो वे लेखक नहीं होते, उन्हें यह पैतृक संपत्ति नहीं मिली, यह विरासत में नहीं मिला। यह परंपरा है, परंपरा में जिसका अर्जन किया जाता है, जिसे सीखा जाता है। इलियट परंपरा का रूढ़ अर्थ नहीं लेते, बल्कि वे बताते हैं कि इसका अर्थ है मौलिक सृजन, पुनरावृत्ति से नयापन। इस सिद्धांत की तुलना हम अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत और कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत से भी कर सकते हैं। जहां अरस्तु अपने अनुकरण सिद्धांत में बताते हैं कि अनुकरण का तात्पर्य है कि किसी भी रचना का नकल नहीं किया जाए, बल्कि अनुकरण से तात्पर्य है कि उसका पुनर्सृजन हो। उसी प्रकार कॉलरिज भी कल्पना में बताते हैं कि जो गौण कल्पना है वो कवि के अंदर होता है, वो सृजन की प्रक्रिया केवल कवि कर सकते हैं, वो मुख्य कल्पना पर आश्रित होता है। परंपरा से इलियट का तात्पर्य इतिहास बोध से है। परंपरा का दूसरा नाम है इतिहास भावना, जिसमें अतीत की अतीतता का नहीं बल्कि उसकी वर्तमानता का ज्ञान भी समाविष्ट होता है। इससे आशय यह है कि कोई भी कृति जिस समय लिखी गई और आज जिस माहौल में वह पढ़ी जा रही है, उसके अलग अलग किंतु समानांतर युग बोध ही इतिहास बोध है। मसलन तुलसीदास को पढ़ते हुए उनके समय और समाज की देश कालगत सापेक्ष भिन्नता भी अलग अलग किंतु पारस्परिक अंतर्संबद्धता की युगगत पहचान की वह इतिहास बोध है जो जन्म के साथ नहीं मिलता, उसे श्रम पूर्वक हासिल करना पड़ता है। इलियट लिखते हैं कि कविता भावों का विस्फोट नहीं बल्कि भावों से पलायन है। यानी वे बताते हैं कि कविता व्यक्तित्व
यानी वो निर्वैयक्तिकता सिद्धांत में भी जैसा बताते हैं कि व्यक्ति से व्यक्तियांतरण है, यानी वह हमारी व्यक्तिगत भावना नहीं है, वह हमारा चिंतन है। कवि कविता में अपने व्यक्तिगत भावना को नहीं देता, बल्कि वो अपना चिंतन प्रस्तुत करता है। इलियट का मानना है कि आत्मसमर्पण जितना श्रेष्ठता के लिए आवश्यक है, उतना ही आवश्यक भोक्ता अथवा पाठक के लिए भी है। यानी वे कहते हैं कि जितनी तन्मयता से कवि किसी रचना की रचना करता है, उतनी ही तन्मयता से भोक्ता अथवा पाठक उसे पढ़े अथवा देखे, तब वो रचना सार्थक होगा। आलोचना के संदर्भ में उनका कहना है कि आलोचक को कवि की नहीं बल्कि कविता की आलोचना करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि वे बताते हैं कि कविता भावनाओं का विस्फोट नहीं है, बल्कि भावनाओं से पलायन है। यानी कविता में हमारा व्यक्तित्व नहीं चित्रित होता, हमारा चिंतन प्रस्तुत होता है। तो इसीलिए वे बताते हैं कि आलोचक को कविता की आलोचना करना चाहिए, कवि की नहीं। वे लिखते हैं, कविता संवेगों का मुक्त होना नहीं बल्कि संवेगों से मुक्त होना है। यानी भावनाओं में बह जाना हमारा कविता का उद्देश्य नहीं है, बल्कि भावनाओं से मुक्त होकर हम अपने चिंतन को प्रस्तुत करते हैं कविता में। इस प्रकार परंपरा एक प्रकार से रचना और आलोचना की आंतरिक व्यवस्था भी है। इसी प्रकार तुलसीदास से लेकर आज तक, यानी हम कहें तो विनोद कुमार शुक्ल तक, एक युगपत अनुक्रम निर्मित होता है जो इन सभी को प्रवाहमानता के एक दृढ़ सूत्र में माला के मनकों की भांति पिरो देता है। जैसा कि मैंने आपको आरंभ में ही बताया कि वे बताते हैं कि अतीत की अतीतता और अतीत की वर्तमानता। तो उनके अतीत की वर्तमानता का अर्थ है उसमें निहित जीवित अंश की पहचान करके और उसके सृजनात्मक उपयोग की दक्षता जो सृजनशील प्रयास से मिलती है, अर्थात हमारे व्यक्तिक प्रतिभा से, जो कि नैसर्गिक प्रतिभा है, इसे ये मानते हैं। तो आइए हम इनके निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को अब पढ़ते हैं। निर्वैयक्तिकता सिद्धांत में वे बताते हैं कि आत्मनिष्ठ के स्थान पर वस्तुनिष्ठ साहित्य का विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। आत्मनिष्ठ से तात्पर्य है कि जब किसी विषय पर अलग अलग धारणा व्यक्ति से व्यक्ति परिवर्तित होती है तो वो आत्मनिष्ठ कहलाता है। और वस्तुनिष्ठ में जब कोई धारणा प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से रहती है, जैसे विज्ञान और शास्त्रों में होता है, तो वो वस्तुनिष्ठ कहलाता है। तो यहाँ इलियट बताते हैं कि आत्मनिष्ठ की जगह वस्तुनिष्ठ का प्रयोग किया जाना चाहिए। निर्वैयक्तिकता का अर्थ वे बताते हैं व्यक्ति से व्यक्तियांतरण। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया परंपरा सिद्धांत में कि कवि अपना व्यक्तित्व कविता में नहीं प्रस्तुत करता है, बल्कि वो अपना चिंतन प्रस्तुत करता है। यानी हम अपने निजी जीवन से हट के हम एक समाज के लिए रचना करते हैं, तो वह निर्वैयक्तिकता कहलाता है। परंपरा सिद्धांत ही निर्वैयक्तिकता की धूरी है। इलियट के अनुसार कला व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं बल्कि उससे पलायन है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि लेखक और कवि का व्यक्तित्व उत्प्रेरक की तरह होता है, जो रचना को प्रभावित तो करता हो पर उसमें दिखाई नहीं देता। निर्वैयक्तिकता की यह प्रक्रिया कला को विज्ञान की स्थिति के निकट पहुंचाती है। उन्होंने रसायन शास्त्र से एक उदाहरण लेकर इसे समझाने का प्रयास किया है, जिसमें वो सल्फ्यूरिक एसिड को बताते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन मिलाने से और साथ में अगर हम प्लेटिनियम को जोड़ ले तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड जो बनता है उसमें प्लेटिनियम कहीं दिखाई नहीं देता। यानी प्लेटिनियम के हस्तक्षेप से नया तत्व बनता है, लेकिन प्लेटिनियम उसमें से गायब हो जाता है। इसी प्रकार कवि के संपर्क में अनेक प्रकार के संवेदना, अनुभूतियाँ, भाव आदि आते हैं और वे नए नए रूप ग्रहण करते हैं। किंतु जो प्रौढ़ कवि होता है उसका मन अप्रभावित रहता है और उसका व्यक्तित्व कविता में चित्रित नहीं होता है। वह अपने चित्रण को प्रस्तुत करता है, अपने चिंतन को प्रस्तुत करता है। प्रोफेसर निर्मला जैन अपनी किताब नई समीक्षा के प्रतिमान में लिखती हैं कि इलियट का विरोध व्यक्तित्व से नहीं
व्यक्तित्व की अनायास अनियंत्रित अभिव्यक्ति से प्रतीत होता है। यानी इलियट किसी व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विरोध नहीं करते, बल्कि व्यक्तित्व का अनायास यत्र-तत्र आ जाना उसका विरोध करते हैं। निर्वैयक्तिकता की सिद्धि कविता के तीसरे स्वर नाट्य स्वर में होती है, क्योंकि उसमें कवि का व्यक्तित्व बिल्कुल अनुपस्थित रहता है। यानी उसमें कवि अनुपस्थित रहता है, पात्रों के माध्यम से घटनाओं को बताता है। इलियट लिखते हैं कि अच्छा रचनाकार कविता में संयमित आत्म अभिव्यक्ति करता है। वह अपनी भावनाओं तथा व्यक्तिकता से अधिकतम दूरी बनाए रखते हुए काव्य रचना करता है। इलियट कला को दूर से देखी जाने वाली वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह निर्वैयक्तिकता का स्वरूप बताते हुए शेक्सपियर का उदाहरण देते हैं। वे लिखते हैं कि यदि आप शेक्सपियर को पाना चाहते हैं तो वह आपको केवल उन पात्रों में मिलेंगे जिनकी उन्होंने पुष्टि की है। उनके पात्र एक बात में समान हैं, और वह यह कि उनमें से किसी की रचना शेक्सपियर के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। निर्वैयक्तिकता सिद्धांत स्वच्छंदतावाद के काव्य सिद्धांत के विपरीत है। इलियट ने दावा किया है कि स्वच्छंदतावादियों की रचना प्रक्रिया भावों को अभिव्यक्त नहीं करती, बल्कि उसका दमन करती है। वस्तुतः अच्छी कविता वही होती है जिसमें कवि अपने भावातिरेक का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि अपनी भावनाओं से तटस्थ रहते हुए रचनाशील रहता है। तो इस प्रकार हमने इलियट के निर्वैयक्तिकता सिद्धांत और उनके परंपरा सिद्धांत को पढ़ा। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अन्य टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाए गए हैं, जो कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।